नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द देवा एस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सीरीज और ये इसका सेट 4 है। इसमें हम पिछले 25 वर्षों के प्रश्न पत्रों को कवर कर रहे हैं और उसमें जो शामिल प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 1995 से लेकर 2019 तक के सवाल यहाँ पे हम सम्मिलित कर रहे हैं और ये किस परीक्षा में पूछे गए? यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा, यूपीएससी सीएससी की सिविल सेवा परीक्षा जो होती है उसकी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए पिछले 25 वर्षों में हम उसको यहाँ कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधित जो क्वेश्चन है हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी गई है, उन लेक्चर्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की सहायता से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेट को। आज का पहला सवाल, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? इसका कारण यहाँ पे बताया गया है। उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, या मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, या फिर उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो क्या कारण है इसका? भारतीय मुसलमान अन्य सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, उसका कारण है उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो ये था इसका कारण। आंसर इसका डी। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण उग्रवादियों की हिंदू अतीत का महिमा का गुणगान तथा उसका पुनरुत्थान करना था। ये कारण था इसकी ओर आकर्षित नहीं होने का भारतीय मुसलमानों का। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? यह सवाल 1998 में पूछा गया है। INA, इंडियन नेशनल आर्मी, सक्रियतावादियों की हत्या, या फिर जलियांवाला बाग का नरसंहार, महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, या फिर कर्जन वाइथ को गोली मारा जाना। तो इसका जो मॉन्टेग्यू निवारक हत्या के नाम से जो विशेषीकृत किया है वो है जलियांवाला बाग का नरसंहार, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसका आंसर है बी। आंसर है इसका बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या कहा। निवारक हत्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी पूछा जा सकता है। निवारक हत्या। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम बताइए। 1998 में सवाल पूछा गया है, ये क्रम यहाँ पे हमको बताना है। अगस्त प्रस्ताव, INA मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर जो चौथा वाला है रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह, इनका हमें क्रम बताना है। और यहाँ पे कूट दिए गए, कूट को हमें चिन्ह लगाना है कौन सा कूट यहाँ पर सही है। इसके लिए हम पहले इसका सन देख लेते हैं, कौन सा सन में क्या हुआ है। अगस्त प्रस्ताव हुआ 1940 में, और INA मुकदमा 1945 के अंतर्गत है। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंतर्गत है, और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह 1946 में ये हुआ। तो यहाँ पे हम इसका क्रम जमा लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से 1 2 3 4 ये चारों है, ये चारों यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 1 2 3 4 है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, 3 और ये 4, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1940 वाला, तो फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है। फिर 1942 यानी थर्ड वाला, फिर 1945 यानी सेकंड वाला, फिर 1946 यानी फोर्थ वाला, ठीक है। तो 1 3 2 फिर यहाँ पे आएगा 4, 1 3 2 4। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1 3 2 4। पहला वाला उत्तर यहाँ पे सही है, 1 3 2 4, ठीक है। आगे हम देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? 1998 में सवाल पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके बारे में। आयातित वस्तु पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना, आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना, या फिर देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, या फिर सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। तो क्या कारण है इसका? तो जो इसमें से कौन सा यहाँ पे निरूपित करता है? तो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ये इसका उत्तर है। आंसर है इसका बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? 1998 में सवाल पूछा गया है। थियोडोर बेक से संबंधित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। अगला है एल्बर्ट बिल, रिपन से संबंधित है, लॉर्ड रिपन।
फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, और बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम लीग से संबंधित है। तो इनमें से कौन से सही सुमेलित है, तो हमको बताना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमको चुनना है। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर सही है ये हमको बताना है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि कौन से सही है कौन से गलत है। यहाँ पे देखिए थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ ये सही है, ये जोड़ी सही बनी। एल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन से संबंधित ये सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित ये भी सही है। अगला जो बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग, तो ये सही नहीं है। ये सही, ये मुस्लिम तो थे लेकिन ये मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे सही है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, ये डी वाला ऑप्शन 1 2 और 3 यहाँ पे सही है। तो 35 का यानी इस वाले प्रश्न का आंसर यहाँ पे डी, ये कूट यहाँ पे सही बैठ रहा है। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 के मद्रास अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये थे। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये, इनका संबंध मुस्लिम लीग से नहीं था। अगला सवाल है, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? मैं आपको फिर से ये कथन रिपीट कर देता हूँ। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन है, किसका कथन है ये? 1998 में सवाल पूछा गया। लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड लेटन का, या फिर उपरोक्त में से किसी नहीं। तो ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का आंसर है इसका बी, जो कि 1899 से लेकर 1905 तक ये इनका कार्यकाल रहा है। आंसर है इसका बी। अगला सवाल, गदर पार्टी का नेता कौन था? 1998 में सवाल पूछा गया। भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, बी.डी. सावरकर। तो गदर पार्टी के नेता है लाला हरदयाल, आंसर है इसका बी, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को। अगला सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। 1998 में सवाल पूछा गया था। किसके साथ ये भारत आए थे? भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। आंसर है इसका बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ ये भारत आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में। ये तो इस कारण तो आए थे कि ये संयुक्त रखे भारत को, लेकिन मुस्लिम लीग की हट धर्मिता के कारण उन्हें भारत के विभाजन की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, इसका आंसर है यहाँ पे बी। अगला सवाल है, कथन ए और यहाँ पे कारण आर दिए गए हैं। खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। तो यहाँ पे देखना है हमको ये कौन सा यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है, और इन कूट के हिसाब से हमको यहाँ पे उत्तर देना है। खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। तो यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ ब्रिटेन द्वारा तुर्की के सुल्तान से सभी अधिकार छीन लिए जाने के विरोध में हुआ, और नवंबर 1919 में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। इस आंदोलन ने शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया, क्योंकि असहयोग एवं खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक लक्ष्य साम्राज्यवाद ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना था। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे ए, यानी जो कथन एक है और जो कारण है वो दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, दोनों यहाँ पे संतुष्ट करते हैं इस उत्तर को। आज का अगला और आखिरी सवाल है, कथन और कारण यहाँ पे दिए, कथन और कारण यहाँ पे ए दिए गए हैं। देखते हैं हम यहाँ पे किसके अनुसार कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही बैठते हैं। 1998 का ये सवाल है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी जो कारण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गरम दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया। तो देखते इसके बारे में। बंगाल विभाजन के पश्चात भी
नरम दलियों की भूमिका समाप्त नहीं हुई। यद्यपि बंगाल विभाजन ने गरम दलियों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों अलग तो हो गए थे, परंतु 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये पुनः एक हो गए। ठीक है, इस कारण इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कारण आर है वो यहाँ पे सही है, परंतु ए वाला गलत है। ठीक है, तो आंसर है इसका डी, जो कथन ए है वो गलत है, जबकि जो कारण है इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन ने गरम दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया था, ये सही है। और जब कभी वापस आए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये उन्हें वापस आ भी गए थे, तो यहाँ पे आंसर है इसका डी, आंसर है डी। ये सवाल 1998 में पूछा गया है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे लग रहे होंगे, और अपनी प्रतिक्रिया देना जरूर याद रखें। और यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द आई सेकंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।